हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर हम एनसीईआरटी का एज मच एज़ पॉसिबल ईजी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ कर रहे हैं। मैं आपको 6, 7, 8, 9, 10 सारी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। चलिए, तो अब हमने ये क्लास 7 का जो तीसरा चैप्टर है इसको हम शुरू करते हैं। हमने पहले 2 चैप्टर्स देख लिए, कंपोनेंट्स फूड के देख लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लिया। ठीक है, अब जो तीसरा चैप्टर है वो क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। हमने 6th क्लास में भी फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था कि किस प्रकार से एक छोटे से धागे से कैसे एक डिज़ाइनर एक पूरा कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, और उसके अलग अलग सोर्सेज देखे थे हमने कि प्लांट से हमको कौन सा फाइबर मिलता है, एनिमल से हमको कौन से फाइबर मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ फाइबर्स देखे थे, आर्टिफिशियल मैन मेड सोर्सेस ऑफ फाइबर्स देखे थे। अब हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 7 की एनसीईआरटी का। देखो, इसमें शुरू में ही दिया गया है कि इन क्लास 6 से यू हैव लर्नड अबाउट फाइबर्स ओब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने क्लास 6 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो प्लांट से हमको अलग अलग प्रकार के फाइबर्स मिले थे, और हमने एनिमल्स से देखा था कि हमको वूल मिला था, सिल्क मिला था। वूल इज़ ओब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, मतलब जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, उससे हमको क्या मिलता है? वूल मिलता है, ऊन मिलता है। कैसे? फ्लीस से, जो कि हेयर्स होते हैं कैमल के हेयर से, शीप के हेयर से। ये कैसे, काय के द्वारा मिलते हैं? जो उनके बाल होते हैं उससे हम क्या निकालते हैं? वूल को निकालते हैं। ठीक है, सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। और हमको सिल्क फाइबर कैसे मिलता है? कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ जो होते हैं उनसे हमको सिल्क मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल, और इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े बनते हैं। ठीक है, डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि जो शीप है उसके किस बॉडी पार्ट से हमको फाइबर्स मिलते हैं? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू क्नेट स्वेटर्स? देखो, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम किस प्रकार से एक फाइबर को, थ्रेड को अलग अलग तरीके से वीविंग करके, कनेक्टिंग करके उसको हम क्या करते हैं? एक ब्यूटीफुल क्लॉथ को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम किस प्रकार से, जो शीप है उसके बॉडी से हमको फाइबर कैसे मिलेगा, कौन से पार्ट से मिलेगा, हम उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये सारे फैक्टर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल फाइबर्स, वूल्स एंड सिल्क। एनिमल फाइबर की कैटेगरी में क्या आता है? वूल, ऊन, और सिल्क का कपड़ा आता है। ठीक है, वूल्स। अब सबसे पहले हम वूल देख लेते हैं। वूल कम्स फ्रॉम द शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल है वो हमको किस किस चीज़ से मिलता है? शीप से मिलता है, गॉट से मिलता है, याक से मिलता है, एंड कुछ और अदर एनिमल्स हैं जो कि हमने 6th क्लास में देखा था, कैमल से भी मिलता है हमको वूल। ठीक है, दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। देखो, आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये अपनी बॉडी पर जो है ये हेयर्स के रूप में उस फाइबर को पहने रहते हैं। ठीक है, डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर्स? ऐसा क्यों होता होगा कि इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर इतना मोटा, इतना थिक जो कोटिंग है वो रहती है हेयर्स की? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन द चैप्टर 4। अब हम जो आगे चैप्टर आएगा उसमें एयर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन लेट्स सी फर्स्ट, जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं? लॉट्स ऑफ एयर को ट्रैप कर लेते हैं। मतलब उसके जो पोर्स होते हैं उसमें वो किसको भर लेते हैं? एयर को भर लेते हैं। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और वो जो एयर है वो किस प्रकार की कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, किसी भी पोर्स में, किसी भी छेद में अगर पूरी तरीके से उस स्पेस को
सी, जब एयर कोई स्पेस खाली होता है, पोर्स जो होते हैं उनमें जो पूरा स्पेस किसके द्वारा कवर कर लिया जाता है, एयर के द्वारा उस स्पेस को कवर कर लिया जाता है। और जब वो स्पेस कवर कर लेता है तो वो पुअर कंडक्टर, मतलब कि वो जो हीट को बाहर निकलने से रोकता है, जो भी हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर निकलने से वो रोक देता है। इस वजह से क्या होता है, सो हेयर कीप्स द एनिमल वार्म्स। और ये जो एनिमल्स हैं ज़्यादातर जिनसे हमको वूल मिलता है, ये कैसे एरिया में रहते हैं, ये ज़्यादातर कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर इनके इतने ज़्यादा हेयर्स रहते हैं तो उसके पोर्स में क्या भर जाती है, क्या फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है जो गैप्स होते हैं उनमें। और वो क्या करती है, बॉडी की जो वार्म है, बॉडी की जो हीट है उसको बाहर आने से रोक देती है। तो वो क्या करती है, एनिमल्स को सेव करती है फ्रॉम द कोल्ड। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और इन्हीं हेयरी फाइबर से, जो हेयर्स होते हैं इन एनिमल्स के, इन्हीं से हमको क्या मिलता है, वूल मिलता है। फील द हेयर्स ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? अब देखो, अगर हम हमारी बॉडी की बात करें, अगर हमारे जो आर्म्स, हमारे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारे हैंड्स पे, और हमारे हेयर्स जो हमारे कहाँ पर होते हैं, सर पर होते हैं, बाल जो होते हैं, अगर उनको हम टच करके देखेंगे तो हमें फील होगा कि कौन से हेयर ज़्यादा हार्ड हैं और कौन से हेयर सॉफ्ट हैं। जो हमारे हाथ पैरों पे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हेयर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हेयर्स ऑन आवर हेड। Like us, hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its fleece। और वैसे ही जो hairs होते हैं sheep के, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, the coarse beard hair and the fine soft under hair close to the skin। ऊपर वाले जो hairs होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से कड़क होते हैं, और जो अंडर स्किन से कनेक्टेड hairs होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। the fine hair provides the fiber for making wool। और जो fine हेयर्स होते हैं वो हमें फाइबर्स देते हैं फॉर प्रिपेयरिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन हेयर अंडर हेयर्स। और कुछ ब्रीड्स होती हैं शीप की जो सिर्फ कैसे हेयर्स होते हैं, उनके पास फाइन अंडर हेयर्स ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स। और उनके जो पेरेंट्स, मतलब कभी कभी एज मॉडर्नाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग तो हाइब्रिडाइजेशन का भी फॉलो किया जाता है, जिससे कि ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा हों जिनके पास सिर्फ कैसे हेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, फाइन हेयर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन दैम ऑफ स्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप्स इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और मैंने अभी आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है ताकि ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स हों कि उनके जो हेयर्स हैं वो कैसे हों, फाइन हेयर्स हों, सॉफ्ट हेयर्स हों। तो उसको बोला जाता है कौन सी प्रोसेस, सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं जिनसे हमको वूल मिलता है वो कौन कौन से हैं। द कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल। जो ज़्यादातर वूल हमको मार्केट में मिलता है वो शीप का बना हुआ वूल होता है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक का वूल होता है, जब आप कभी तिब्बत या लद्दाख एरिया में घूमने जाएंगे तो जो वहाँ का वूल होता है वो याक से बना हुआ होता है। एंड अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। एंड व्हेन यू ट्रैवल टू जम्मू एंड कश्मीर तो आपको वहाँ पे जो वूल की क्वालिटी मिलेगी वो अंगोरा गॉट से बनाया गया वूल होगा, ठीक है। वूल ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर्स। द अंडर फर ऑफ Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. A very important। देखो, आप कभी अगर कश्मीर जाएंगे घूमने तो वहाँ का एक शॉल जो कि बहुत ही फेमस है एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन GI टैग, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी उसको मिला है, वो है पश्मीना शॉल। वो कैसे बना हुआ होता है, जो हेयर्स की गॉड से बना हुआ होता है। जो सॉफ्ट हेयर गॉड्स होती हैं कश्मीर में,
हेयर से बना हुआ जो वूल होता है उसका हम कौन सा शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लाइट मटेरियल बट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ वार्म. ठीक है. the fur on the body of the camel is also used as a wool. और जो कैमल्स की बॉडी होती है उसकी हेयर्स को भी हम यूज़ करते हैं वूल की तरह. द लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. और एक प्रकार की प्रजाति होती है लामा एंड अल्पाका जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. देखो ये यहाँ पे उनका फिगर दिया हुआ है 3.6 3.7. सी दिस फिगर. लामा एंड अल्पाका ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. इनसे भी इनके जो हेयर्स होते हैं इनसे भी हम वूल को ऑब्टेन करते हैं. कलेक्ट द pictures of animals whose hairs are used as a wool. Stick them on your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them with the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. See, हमारी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है. तो ये एक एक्टिविटी है कि आप बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को कलेक्ट कीजिए, उनकी पिक्चर्स को या फिर खुद ड्रॉ कीजिए और उनके जो लोकल नेम्स हैं उनको उधर लिखिए. Procure outline map of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्टिविटी है ये. इसमें है कि आपको इंडिया का मैप आउटलाइन करना है एंड वर्ल्ड का और पता लगाना है कि कौन से एनिमल्स से इस पर्टिकुलर प्लेस पे वूल को ऑब्टेन किया जाता है. ओके. देन फॉर्म्स ऑफ फाइबर्स फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. अब देखो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था जो एक्टिविटी है सेकंड नंबर के उसमें काय के बारे में पूछा है कि कश्मीर में हमें जो एंगोरा गॉड्स होती हैं उनसे वूल मिलता है. लद्दाख रीजन में याक का वूल मिलता है. डेजर्ट एरियाज़ में कैमल का वूल मिलता है. एंड व्हेन यू गो टू साउथ अमेरिका वहाँ पे लामा एंड अल्पाका नाम के दो एनिमल्स होते हैं. उनकी स्किन का जो उनकी हेयर्स होते हैं उनसे हमें वूल मिलता है. तो वैसे ही हमको एक एक्टिविटी करनी है. सी अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल. अब एक छोटे छोटे फाइबर से हम वूल कैसे बनाते हैं हम ये देखेंगे. जैसे कि हमने पिछली क्लासेस 6th क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक फाइबर्स को प्लांट का जो फाइबर रहता है उससे हम पूरा एक कपड़ा बनाते हैं. उसी प्रकार से हम एक फाइबर से कैसे वूल को बनाते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप्स आर रेयर. देयर हेयर इज कट एंड द प्रोसेस्ड इनटू द वूल. हमें वूल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो शीप जो बकरवालाज होते हैं और घरवाल्स बकरवाला जो शीप्स को क्या करते हैं पालते हैं वो क्या करेंगे उनको उनके हेयर्स को कट करके प्रोसेस्ड करते हैं टू मेक वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स. किस प्रकार से शीप की ब्रीडिंग और रियरिंग की जाती है. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. देखो जब आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल ये वाले एरियाज़ में कभी विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे झुंड के झुंड क्या जो शीप्स को चराने वाले आपको दिखेंगे और बहुत बड़ा आपको भेड़ जाती हुई दिखेंगी. कुछ प्लेन्स एरिया जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये वाले एरियाज़ में ये इनको बोला जाता है शेपर्ड्स. जो शीप्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग करवाते हैं उन लोगों को बोला जाता है शेपर्ड्स. टेकिंग देयर हर्ड्स टू ऑफ शीप्स फॉर ग्रेजिंग शीप्स आर हार्विवोरस एंड प्रेफर ग्रास एंड
एंड लीव्स। शीप्स कैसे एनिमल्स होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं और वो क्या खाते हैं? ग्रास एंड लीव्स को खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप्स रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, oil cakes, material left after taking out oil from the seeds and the minerals। और फिर वो लीव्स और ग्रास के अलावा कुछ फूड मटेरियल्स जैसे पल्सेस, कुछ ग्रेन्स, ये सब ऑयल केक्स मतलब कि जो मस्टर्ड रहता है उनका आपने पूरा वो निकाल लिया तेल, फिर उसके बाद उनको दे दिया खाने के लिए, ये सारा फूड वो खाते हैं। इन विंटर शीप्स आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। और जो विंटर सीजन्स है उनमें शीप्स जो हैं उनको अंदर ही रखा जाता है और उनको लीव्स खिलाई जाती हैं, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर द वूल, गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ द शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स obtained from them is also indicated in the table। लेट्स सी टेबल नंबर 3.1। देखो यहाँ पे जो अलग अलग ब्रीड की शीप्स को पाला जाता है और जो अलग अलग प्रकार का वूल है उनसे मिलता है। और स्टेट देखो, सबसे पहले लोही नाम की जो शीप है उसको कहाँ पर पाया जाता है? ज़्यादातर राजस्थान और पंजाब एरिया में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वूल इससे ऑब्टेन होता है। देन रामपुर बुश हेयर, ये ब्राउन फ्लीस, जो उनकी स्किन कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश एरिया में पाए जाते हैं। देन नली, ये कहाँ पर? ये कारपेट में जो वूल का इस्तेमाल होता है वो इन शीप से मिलता है हमको। ये राजस्थान और हरियाणा पंजाब एरिया में पाई जाती हैं। देन बकरबाल, ये फॉर वूलन शॉल्स, ये जो हमारे ऊनी शॉल बनते हैं जिनसे, ये जम्मू एंड कश्मीर एरिया में पाई जाती हैं। देन मारवाड़ी, ये गुजरात रीजन में पाई जाती हैं। इनसे कॉर्स वूल बनता है, मतलब थोड़ा सा कड़क जो वूल होता है वो बनता है। देन पठानवाड़ी फॉर होजरी, गुजरात में ये पाई जाती हैं। जो होजरी का मटेरियल होता है वो इस पठानवाड़ी वूल से बनता है। लेट्स सी, शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हमने देख लिया इस टेबल के थ्रू कि बहुत राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जेके, यहाँ पे शीप्स को पाला जाता है और उनसे वूल को पैदा किया जाता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव अ थिक कोट ऑफ द हेयर ऑन देयर बॉडी विच ईल्ड्स गुड क्वालिटी ऑफ वूल इन अ लार्ज क्वान्टिटी। अब देखो, कुछ शीप्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही थिक कवरिंग करती हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो उनसे हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ अ गुड ब्रीड। और ये ज़्यादातर किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जो गुड क्वालिटी ऑफ शीप्स हैं उनको, मतलब हाई यील्डिंग शीप्स से उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। इस वजह से हमको बहुत अच्छा क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वूल मिलता है। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। और एक बार शीप का जो हेयर पूरी तरीके से उग आते हैं तो उसके बाद उनको शेव करके वूल बनाने के लिए निकाल लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब हमने क्या किया? शीप्स को कर लिया, उनको पाला, किस प्रकार से उनको फूड दिया, ठीक है, लीव्स और ये सारी चीज़ें, उनको पूरा परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया, उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो भी अच्छे से हो गया। देन उसके बाद वंस इट इज़ ग्रोन अप तो उसके हेयर्स भी बहुत अच्छे से उसकी बॉडी पर आ गए। उनको फिर हमने क्या कर लिया? शेव कर दिया उसकी बॉडी से और फिर उसको हमने प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भेजा, क्या बनाने के लिए? वूल बनाने के लिए। द वूल विच इज़ यूज फॉर किनेटिंग स्वेटर्स or for weaving shawls is a finished product of a long process which involves the following steps। देखो, जो वूल हमको मार्केट में मिलता है वो पूरी तरीके से कैसा प्रोडक्ट होता है? फिनिश्ड मटेरियल रहता है, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस के बाद हम मार्केट में उपलब्ध होता है। लेट्स सी क्या क्या प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होती है? द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। हमने देखा कि जो फ्लीस है,
मतलब जो स्किन है हेयर्स की उसको निकाल लिया जाता है शीप की बॉडी में से। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? shearing। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स। यूजुअली द हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जैसे बार्बर मशीन यूज़ करता है हमारे हेयर्स को काटने के लिए, उसी प्रकार से शीप के हेयर्स को काटने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर जो गर्मी का मौसम होता है तब इनके बालों को निकाला जाता है। दिस अनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोडक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड्स वूलन फाइबर्स। देखो, और फिर जब उनका इसलिए गर्मी के मौसम में निकाला जाता है ताकि वो आसानी से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। वूलन फाइबर्स आर दैन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। और फिर हमने जब उनके हेयर्स को निकाल लिया तो हमको वहाँ उधर से क्या मिला? वूलन फाइबर मिला। फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे तो हमको वूल का यार्न मिलेगा। देन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू वूलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also the hair of the sheep grow against just as your hair does। और इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप शेयरिंग प्रोसेस करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे इस जो शीप की बॉडी से उसके हेयर्स को, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज इट कैन हर्ट दैम। ओके, देन नेक्स्ट, द sheared skin with the hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उसको धोया जाता है ताकि जो भी गंदगी और जो भी मटेरियल उसमें लगा हुआ है वो निकल जाए। उस प्रोसेस को बोला जाता है स्कोरिंग प्रोसेस। After scoring, so sorting is done and hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated और sorted। फिर उसके बाद इस प्रोसेस के बाद जो स्किन हेयरी स्किन है उसको फैक्ट्रीज में बेच दिया जाता है, जिससे कि डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है एक दूसरे से। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। दीज आर द सेम वर्ड्स विच समटाइम्स appear on your sweaters। The fibers are scoured again and dried। This is the wool ready for to be drawn into the fibers। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड जो रुएं होते हैं उनको उन हेयर्स में से निकाल दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी हमारे स्वेटर्स में भी रुएं निकल आते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रुएं निकल आना, ठीक है। उनको इंग्लिश में बोला जाता है बर्ड्स। वो फिर उनको उनमें से निकाल लिया जाता है और फिर उनको एक बार स्कॉन किया जाता है और फिर सुखा के वूल को रेडी किया जाता है फाइबर बनाने के लिए। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीश ऑफ सीप एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। फिर उसके बाद जो फाइबर हमको मिलता है उसको हम अलग अलग कलर में डाई कर देते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस है वो सिर्फ 3 कलर में ऑब्टेन होता है, दैट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट कलर में। द फाइबर्स आर स्ट्रेंथन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब उनको पहले हम कॉम्ब करके अच्छा स्ट्रेट बना लेंगे। देन जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं उनके हम वूल्स बना लेते हैं, गोल गोल वूल के गोले बना लेते हैं। और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको हम वो बुन देते हैं वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। देखो ये लंबे लंबे फाइबर्स बना दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्कीज एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड shorter's disease। Such risk faced by the workers in any industry are called occupational hazard। See, जो
वूल इंडस्ट्री है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अवर इकोनॉमी। तो जो पीपल वहाँ पे काम करते हैं वो ज़्यादातर कौन सी डिसीज़ से हो जाती है उनको, एंथ्रैक्स, जो कि एक बैक्टीरियम डिसीज़ है, एक फैटल ब्लड डिसीज़ है कॉल्ड शॉर्टर्स डिसीज़, और ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं लोग, इनको होती है। बूझो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट डज नॉट व्हेन इट गोज़ फॉर अ हेयर कट। अब बूझो ये सोच रहा है कि हमारे जो हेयर्स हैं उनको हम अगर खींचते हैं तो वो क्यों दर्द करते हैं एज कंपेयर टू हम जब उनको काटते हैं तो वो क्यों दर्द नहीं करते। बूझो इज़ वंडरिंग वाई इज़ द कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज द वूलन स्वेटर्स। अब तो बूझो ने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर्स। देखो, जब हम अपने बालों को खींचते हैं तो जो बालों का जो बाल कैसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारे स्किन के सेल से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम उन सेल्स को खींचेंगे, टेयर करेंगे तो क्या होगा, वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन हम जब काटते हैं बाल को तो हम पूरी तरीके से उसको कैसे नहीं काटते, उसके सेल के सहित उसको टेयर नहीं करते, उसको बस हम एक पर्टिकुलर स्किन की लेयर तक ले जाके कैंची से हम काट देते हैं, इसलिए वो हमको दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आप उसको टेयर करेंगे तो जो सेल है, वो जिस सेल से वो चिपका हुआ है वो भी उसके साथ टेयर हो जाएगा, इसलिए हमें दर्द होता है जब हम बालों को खींचते हैं और दर्द नहीं होता जब हम बालों को काटते हैं, ठीक है। Debate amongst your classmate whether it is fair on a part of humans to rear sheep and then chop off their hairs for getting the wool। तो ये एक डिबेट का टॉपिक है कि क्या ये मतलब अच्छी बात है कि जो शीप्स हैं उनके हेयर्स को आप काट देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो इज़ इट गुड और इज़ इट बैड। तो इस पे आपको एक डिबेट करनी है अपनी क्लास में। तो सी एवरीथिंग everything is in this world works on a give and take relationship। देखो, जो शीप्स हैं उनकी स्किन को क्यों निकाल दिया जाता है समर सीजन में, ताकि उनको उसकी वजह से क्या, हेयर्स की वजह से क्या ना हो, ज़्यादा उनको गर्मी ना लगे, तो वो ईज़िली सर्वाइव कर सके कौन से मौसम में, समर के मौसम में। और फिर वो जो स्किन निकली हुई है वो हमको क्या फ़ायदा, हम उसको यूज़ कर सकते हैं वूल की तरह, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्या, गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे चलती हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर्स, अब हमने वूल का देख लिया कि किस प्रकार से हम वूल ऑब्टेन करते हैं, शीप से, कैमल से, गॉड से, याक से। अब हम देखेंगे कि हमको सिल्क कैसे मिलता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क की जो फार्म्स होते हैं, सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है सिल्क कल्चर, सॉरी सेरीकल्चर, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर प्रोसेस बोला जाता है। जो फाइबर्स मिलते हैं हमको, सिल्क के फाइबर्स जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, और उनको हम किस नाम से जानते हैं, सिल्क फाइबर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड्स ऑफ द सिल्क। सी इफ़ यू आस्क योर मदर, आप देखेंगे कि आपके मम्मा के पास बनारसी साड़ी भी होती है, देन कांजीवरम सिल्क, देन कर्नाटका सिल्क, चेन्नई से हमको दूसरे प्रकार का सिल्क मिलता है, बनारस का दूसरे प्रकार का सिल्क होता है, बंगाली सिल्क अलग का होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो सिल्क है वो अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। ओके, लेट्स सी। द फीमेल सिल्क मॉथ lays egg from which hatch larvae which are called caterpillars or the silkworms। देखो, जो
लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मॉथ की, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिल्क को बनाया गया। सबसे पहले द सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या करती है, एग्स को ले करती है और फिर उनको हैच करती है लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एग्स में से क्या निकलते हैं, कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म। दे ग्रो इन अ साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पूपा। देखो पहले फीमेल जो सिल्क वॉर्म होती है उसने क्या किया, सिल्क मॉथ जो होती है उसने क्या किया, अपने अंडों को किसके ऊपर दिया, मलबरी लीव्स के ऊपर दिया। फिर अंडों से क्या निकला, सिल्क वॉर्म निकला, ठीक है, या फिर कैटरपिलर निकला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो कैटरपिलर्स होते हैं, द caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa। और जो ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट फर्स्ट वेव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। जो पूपा होता है वो पहला मतलब एक जाला होता है जो उसको क्या करता रहता है, होल्ड करके रखता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम side to side in the form of a figure 8। During these movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। देखो अब पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ था उसने एग को किस लीफ के ऊपर दिया, मलबरी लीफ के ऊपर दिया। फिर उससे क्या निकला, एक सिल्क वॉर्म निकला या कैटरपिलर निकला। फिर उसने एक पूपा नाम का पहला एक छोटा सा एक बैब बनाया और फिर ताकि वो अपने आप को होल्ड करके रख सके, और फिर वो उसके घेर फेर क्या करने लगा, उसके घेर फेर उसने सिल्क को वेव करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे हमको क्या, और फिर एयर के एक्सपोजर से, मतलब वो प्रोटीन जो उसने अपने जो वेव करना शुरू किया प्रोटीन को, वो हार्ड हो जाता है काय के एक्सपोजर में आके, एयर के एक्सपोजर में आके, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकोन। और जो कैटरपिलर है वो कंप्लीटली कवर कर लेता है अपने आप को सिल्क फाइबर से, और ये कवरिंग कहलाती है कोकोन, ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूज inside the cocoon। silk fibers are used for weaving silk cloths। और फिर जो कंप्लीट कवरिंग होती है वो कहलाती है क्या, कोकोन कहलाती है। और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ इसके अंदर होता रहता है। और फिर सिल्क फाइबर को हम यूज करते हैं टू वेव सिल्क क्लॉथ, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के लहंगे, डिफरेंट टाइप्स के सिल्क के कपड़ों को बनाने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मूथ। जो कोकोन होता है सिल्क मॉथ का, उससे हमको क्या मिलता है, सिल्क का यार्न मिलता है, दैट इज थ्रेड मिलता है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। दस तासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। और जो हमारे जैसे कि हमने देखा था वूल की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, वैसे ही सिल्क मॉथ्स की भी अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं। तो उससे हमको अलग अलग प्रकार का कोई सा कुछ सिल्क ऐसा होता है जो कड़क होता है, कुछ होता है बहुत स्मूथ होता है, कुछ बहुत शाइनी होता है। अलग अलग प्रकार के सिल्क होते हैं, जैसे तासार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क। जो कोसा सिल्क होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। अगर आप कभी कोसा सिल्क को टच करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है टच करने में, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के सिल्क इस तरीके से हमको ऑब्टेन होते हैं। They are obtained from cocoons spun by the different types of moths। The most common silk moth is mulberry silk। और जो सबसे commonly silk moth होता है वो कौन सा होता है, mulberry silk। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। जो मलबरी सिल्क होता है ये बहुत ही लस्ट्रस होता है, सॉफ्ट होता है
और इलास्टिक नेचर का होता है और इसको हम डिफरेंट कलर्स में डाई करके अलग अलग प्रकार के ब्यूटीफुल कलर्स के क्लोथ्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेरीकल्चर और द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। जो सेरीकल्चर है या फिर सिल्क से कपड़े बनाने का जो कल्चर है ये बहुत ही पुराना है इंडिया में। मतलब आपने सुना होगा हिस्ट्रीज़ में आपकी बुक्स में कि पहले ना सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक है। सिल्क के कपड़े इंडिया में बहुत पहले से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी कॉमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सिल्क का इंडिया में। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एस मलबरी सिल्क, तासर सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillar प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क्स। अब देखो, आप अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग प्रकार के सिल्क को टच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो सिल्क का वैराइटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और अब आर्टिफिशियल सिल्क को भी प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, हमने देखा अगर आप अलग अलग सिल्क को टच करके देखेंगे तो वो बहुत ही अलग अलग आपको फील देंगे और उनकी वैराइटीज़ भी बहुत डिफरेंट होती हैं। उनका जो फैब्रिक होता है वो अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कोसा सिल्क होता है वो बहुत ही कड़क होता है टच करने में, और जो मलबरी सिल्क होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और अब सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाने लगे हैं। बहुत सारे मिक्सचर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आर्टिफिशियल सिल्क को भी बनाया जाने लगा है, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क को सिंथेटिक सिल्क बना के हम क्या कर रहे हैं, उसका मतलब वो बहुत ही कम दाम में मिल जाता है और काफ़ी इजी होता है बनाना, इसलिए हमने अब सिंथेटिक फाइबर्स में सिल्क को भी प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, burn these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of a pure silk? Can you explain? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. Photocopy 3.9 figure. 3.9 figure, let's see where is 3.9 figure. This is the 3.9 figure. Cut out pictures of the stages of life history of the silk moth and paste them on a piece of a cardboard or a chart paper. Jumble them. Now try to arrange the stages in a correct sequence. Whoever does it fast and wins. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. अब देखो, ये एक एक्टिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपको ये पूरी प्रोसेस को ईज़िली रिमेंबर करवाने में, कि आप एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर जितनी भी स्टेजेस हैं उनको आप ड्रॉ करिए या पिक्चर्स को आप चिपका लीजिए और फिर उनको अपने अरेंज करिए उनकी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। In India, women are significantly involved in various kind of industries related to silk production. These are rearing of silk worms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. जो छोटी छोटी MSMEs हैं इनमें women's क्या करती हैं, सिल्क का रीलिंग करती हैं या फिर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, अलग अलग छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करके बाय देयर इंटरप्राइज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the leading silk producing countries. See, देखो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में। वैसे ही एक सिल्क इंडस्ट्री है जो औरतों के द्वारा चलाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी में। और जो चाइना है वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्शन करता है
है सिल्क का, और इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। अब देखो फ्रॉम द कोकून टू सिल्क, कैसे एक कोकून से एक सिल्क बनता है, हम ये पूरा प्रोसेस जानेंगे। जैसे हमने देखा था कि किस प्रकार रियरिंग ऑफ शीप से लेके वूल बना था, वैसे ही हम ये पूरी प्रोसेस देखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क moth are reared and cocoons are collected to get the silk thread. Rearing of silkworm, a female silk moth lays 100 of eggs at a time। जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एक बार में hundreds of egg को ले करती है on the mulberry leaves, carefully on the strips of the cloths or the paper and sold the silkworm farmers। The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable conditions of temperature and humidity। इन जो अंडे हैं इनको फार्मर्स को दे दिए जाते हैं, ये उनको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा के उनको रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा टू हैच फ्रॉम द एग, और इन एग्स को एक पर्टिकुलर एक सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से हैच हो सकें। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। दिस द लावा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और उनको मलबरी लीव्स के ऊपर जब वो अपने अंडे को देती हैं तो वो क्या करती हैं, उनको खा लेती हैं और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करती रहती हैं एक बड़े साइज़ में। ठीक है, ये देखो, ये इसने पहले एग को दिया, फिर ये मलबरी लीव्स के ऊपर उन्होंने अपने अंडों को दिया और उन्होंने धीरे धीरे खाकर मलबरी लीव्स को अपने साइज़ को बड़ा कर लिया। ये देखो, ये सी फिगर में। देन उसके बाद उन्होंने इसके बाद कोकून को फॉर्म कर लिया। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सिल्क इज परहैप्स अननोन। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, इट इम्प्रेस the Empress Si Lung-chi was asked by the Emperor Wang Ti to find the cause of damaged larvae of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating up mulberry leaves। अब देखो, अभी हमें ये तो पता नहीं है एग्जैक्टली कि कब जो डिस्कवरी है सिल्क की वो कब हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो एम्प्रेस थी ली लुंग ची चाइना में, उन्होंने अपने एम्प्रर से पूछा कि टू फाइंड द कॉज टू डैमेज ऑफ द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज़। जो मलबरी ट्रीज़ की लीव्स हैं वो क्यों डैमेज हो जाती हैं, उनके जो गार्डन में हो रही थी। तो एम्प्रेस ने देखा कि एक वाइट वर्म मतलब खा रहा है मलबरी लीव्स को, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो स्पिनिंग शाइनी कोकून्स अराउंड दैम, उनको खा भी रहा है और उसके घेर पर एक शाइनी कोकून भी बुन रहा है। एक्सीडेंटली अ कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ अ टी and a tangle of delicate thread spread from the cocoon। और मतलब एक्सीडेंटली जब वो उसके पेड़ के नीचे थी तो वो उनके चाय के कप में गिर जाता है। जब वो उसमें गिरता है तो वो फाइन थ्रेड्स में सेपरेट हो जाता है। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना एंड वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। और इस प्रकार से सिल्क की इंडस्ट्री में सिल्क की जो इंडस्ट्री है वो चाइना में ग्रो कर गई, और उन्होंने बहुत सालों तक हम सबसे ये सीक्रेट छुपा के रखा गया। लेकिन जब ट्रेडर्स ने ट्रैवल किया दूसरी कंट्रीज़ में तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिल्क दूसरी कंट्री को, और इसको कहा जाता है सिल्क रूट कहा जाता है। जब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और सिल्क को पूरी हर जगह बताया कि किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोला जाता है सिल्क रूट। द वर्म्स आर कैप्ट टू क्लीन बैम्बू trays along with the freshly chopped mulberry leaves। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray of the spin cocoons। देखो, हमने क्या देखा, सबसे पहले उसने एग को मलबरी लीव्स के ऊपर दिए और उनको धीरे धीरे उसने खा के क्या किया, अपने साइज़ को ग्रो किया और उसके घेर फिर उन्होंने कोकून को बुनना
शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती हैं, 25 से 30 दिन बाद जो कैटरपिलर्स हैं वो खाना बंद कर देती हैं लीव्स को, और मूव कर जाती हैं टाइनी चैम्बर ऑफ अ बैम्बू इन अ ट्रे ऑफ स्पिन कोकून्स, और वो जो कोकून उन्होंने बुना हुआ रहता है उसके अंदर वो घुस चली जाती हैं। स्मॉल रैक्स एंड ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड in the tray to which cocoons get attached. The caterpillar or the silkworm spins the cocoon inside which develops a silk moth. और फिर क्या करती रहती हैं वो उसके अंदर भी कोकून को बुनती रहती हैं, और जिसके अंदर एक सिल्क मॉथ प्रोड्यूस होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अब ये तो हो गया सिल्क मॉथ के बारे में। अब कैसे सिल्क जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। जो पाइल मतलब एक गुच्छा लिया जाता है कोकून्स का उसको सिल्क फाइबर्स को बनाने के लिए। द कोकून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम। जो कोकून्स हैं उनको या तो धूप में रखा जाता है, या उनको उबाला जाता है, या उनको स्टीम में रखा जाता है, ताकि हमें उसके जो सिल्क फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन हो सकें और उनको हम सेपरेट कर सकें। द प्रोसेस इज टेकिंग आउट ऑफ द threads from the cocoon for use as the silk is called the reeling of the silk। और जो कोकून से हम फाइबर्स बनाते हैं सिल्क के, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीलिंग बोला जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ द फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर्स दैन स्पन इनटू अ सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय द वेवर। अब देखो हमने पहले देखा कि किस प्रकार उसने एग को, सिल्क मॉथ एक एग्स को ले करेगी मलबरी लीव्स पे, फिर वो धीरे धीरे उनको खा खा के बड़े होके कैटरपिलर्स कोकून्स को स्पन करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद वो उसके इनसाइड जाके एक सिल्क मॉथ को फिर से प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो कोकून होता है उसको हम निकाल के या तो उसको बॉयल करके या सन में रख के या उसको स्टीम प्रोवाइड करवा के हम उसको फाइबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, थ्रेड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सिल्क के। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर उसको रीलिंग को काय में किया जाता है, मशीन में किया जाता है, जिसमें हम थ्रेड्स और फाइबर्स बनाते हैं सिल्क के कोकून से, और फिर उसके बाद उस सिल्क को स्पन मतलब बुन दिया जाता है काय में एक बहुत अच्छे सुंदर कपड़े में। तो ये क्या हो गई हमारी कहानी कि किस प्रकार से हम वूल और सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक छोटी सी पहल है, प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।